आज का हमारा टॉपिक है, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, जो भी कुछ आप बोलते हैं। प्लीज बातें नहीं, बैठ जाइए अब। आपका काफी लंबी क्लास थी पिछली वाली, इसलिए थोड़ा गैप दे दिया, बिकॉज यू नीड सम ग्लाइकोलाइसिस। ओके, हम ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, द टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस। इसके पढ़ने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? आप बहुत 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे ये शायद, ये टॉपिक, और पहले से 11th से। ओके, नहीं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, आप ग्लूकोज शब्द को, ग्लूकोज ब्रेकडाउन को 9th से पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे और पहले से पढ़ रहे होंगे। मेरे टाइम में 9th से पढ़ाते थे, तो आपको तो और भी जल्दी पढ़ाते होंगे। 8, ओके। तो अब बातें नहीं, ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं? एज ए डॉक्टर, कोर्स तो ठीक है, कोर्स का आंसर मुझे पता है। एज ए डॉक्टर हमारे क्या काम आता है? पेशेंट आके पूछता है तो कितना अच्छा डॉक्टर पता ग्लाइकोलाइसिस आता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो क्या यूटिलाइजेशन है ग्लाइकोलाइसिस का? लास्ट कोई तो बताओ, सब डॉक्टर ही बनेंगे ना? कोई लोग RAS IAS में जाते हैं MBBS के बाद, उनको छोड़कर बाकी तो डॉक्टर ही बनेंगे। तो क्या काम आएगा ग्लाइकोलाइसिस? पहला सवाल आपका जो थ्योरी में रहता है वो यही रहता है कि क्या एस्पेक्ट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस, हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, ये मुझे कौन बताएगा कि कौन सी सेल्स हैं जिनमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है? कालिदास को मरे हुए बहुत साल हो गए, ठीक है? तुम जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो। ऐसा क्यों कहा मैंने? RBC बेचारी इकलौती चीज है, मेच्योर्ड RBC, जिसको एनर्जी की RBC केवल ग्लाइकोलाइसिस ही देता है। मैं पूछता ETC कहानी होती तो RBC भी चलता, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ऐसे आंसर देना जो तय कर दे कि इसको तो फेल ही करना है। प्लीज। अच्छा, पहला जो रीजन है वो हमको मिल गया, RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उसको जो एनर्जी चाहिए उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस बहुत जरूरी है। तो वो जो समझदार जो सोचते हैं कि RBC में ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, उन्होंने हमारा आंसर दे दिया कि RBC में ग्लाइकोलाइसिस मस्ट है। तो पहला रीजन, मैच्योर्ड RBC के एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? ग्लाइकोलाइसिस। चलो दूसरी बात करते हैं, RBC का हो गया। अब क्या काम आता है ग्लाइकोलाइसिस इसके अलावा? ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी गेट एनर्जी बाय द ग्लाइकोलाइसिस। समझे आप? शरीर की सभी कोशिकाएं या सेल्स एनर्जी देती हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो कोई सेल ऐसी नहीं है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता हो, इफ इट्स लिविंग। ठीक है, तो सभी सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबको एनर्जी देता है। तीसरी बात करते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्यों चाहिए? ATP फॉर्मेशन, एनर्जी। और क्या खासियत है ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस में होता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या खासियत है?
बताइए क्यों पढ़ रहे हैं? और ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक में हो जाता है, आरबीसी में होता है, और अभी तो 3 बताए, सब सेल्स में होता है। और जिन सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस अच्छा नहीं होता है उनका पुअर प्रोग्नोसिस रहता है। कौन सी? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस अच्छा नहीं होता, इसी वजह से जब भी कभी कार्डियक इंजरी होती है तो वो तेजी से रिकवर नहीं होती, क्योंकि एनर्जी देने वाली जो शुगर है वो डायरेक्टली इतनी अच्छी नहीं है वहां पर। तो इसलिए एमआई की केसेस में प्रोग्नोसिस पुअर है, क्योंकि एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। तो इंजरीज में, जो कार्डियक इंजरीज हैं, उनके लिए ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसी वजह से उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। और बताइए, मैं ही बता रहा हूँ वैसे तो। हाँ, आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका फॉर्मेशन जरूरी है बॉडी में, उनको हम कहते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल। इस तरह के फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस बहुत जरूरी है। उसी के पाथवे में कहीं से जाकर के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो फॉर्मेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस चाहिए। और बताइए, आप नहीं बता रहे हैं। और क्यों चाहिए ग्लाइकोलाइसिस? अच्छा, जो मैंने बता दिया वो कितनों को पता है अभी अभी? पहला आरबीसी, सेकंड ऑल सेल्स, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक, कार्डियक मसल, नॉन एसेंशियल एंड ग्लिसरॉल। और बताइए। अच्छा, आपने जब भी कभी ग्लूकोन डी का ऐड देखा होगा, ग्लूकोन डी का ऐड देखा है ना? या फिर विराट कोहली किसी चीज का ऐड करता है फेसबुक, आई डोंट नो, एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं वो हाईली रिच होती हैं शुगर की, है ना, ग्लूकोज रिच होती है। ऐसा क्यों है? इंस्टेंट एनर्जी। तो जब भी कभी एक्सेसिव एक्सरसाइज की जाती है तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस की बहुत जरूरत होती है। जब कभी आप कोरी साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यस। तो ग्लाइकोलाइसिस के ये 6-7 रीजन है जिसकी वजह से हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना ही पढ़ना है, आना ही आना चाहिए। ऐसा क्यों कि डॉक्टर को ये रीजन क्यों आने चाहिए? क्योंकि पेशेंट आपसे ये आकर रीजन पूछता है कि मैं लगभग डेली जिम जाता हूँ, मैं नहीं, पेशेंट डेली जिम जाता है, तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरी मसल वास्ट कर गई, मतलब मैं बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ जबकि मैं डेली जिम जाता हूँ। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसमें? आपका पहला सवाल क्या होता है ऐसे में? हाँ, हाँ, सबसे पहला सवाल ये होता है कि आज आपने पिछली एक्सरसाइज से क्या नई एक्सरसाइज की, है ना? आप आज तक 10 किलो वजन उठाते थे, आज आपने अचानक कर्णम मल्लेश्वरी की वीडियो देख ली और 60 किलो उठाने चले गए, है ना? तो मसल इंजरी होगा, क्योंकि अगर उसकी सप्लाई बराबर नहीं है शुगर की तो वो मसल वास्टिंग में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर को हेल्प करता है ग्लाइकोलाइसिस। अब जब डॉक्टर को हेल्प कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस तो हमें ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स भी आनी चाहिए जो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी है कुछ चीजें जो हमारे एमसीक्यूज में और सीधे सीधे हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे को शो करती है कि वी आर इंटेलिजेंट डॉक्टर, है ना? टाइम पास नहीं, हमें ग्लाइकोलाइसिस आता है ये वाला नहीं। हम कुछ
ट्रीट कर सकते हैं, कुछ डायग्नोस कर सकते हैं, बेटर प्रोग्नोस कर सकते हैं, तभी उस पाथवे को पढ़ने का मतलब है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट डॉक्टर की तरह पढ़ें तो उसका तरीका है कि जहां कहीं भी फॉस्फेट जुड़ जाएगा पूरे पाथवे में, जहां कहीं भी फॉस्फेट जुड़ जाएगा वो जो पाथवे का स्टेप होगा वो इररिवर्सिबल होगा। क्या? इररिवर्सिबल होगा, एक्सेप्ट वन स्टेप। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल पर एक स्टेप है जहां पर फॉस्फेट मिलने के बावजूद भी वो रिवर्सिबल है, अदरवाइज ऑल स्टेप्स वेयर एवर वी आर टेकिंग और गिविंग मनी इट्स इररिवर्सिबल। एटीपी इज मनी, हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं से कुछ अचीव कर रहे हैं, तो वो सब इररिवर्सिबल है। ठीक है, अब इससे एक डॉक्टर कैसे ट्रीट कर सकता है? मेडिसिन में हम इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर उसको एटीपी दे दी जाए या एटीपी ले ली जाए तो उसके बाद की वो स्टेप नहीं होगी। तो जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट ओबीज हैं, प्लीज उनको हम इस तरह का मेडिकेशन कर सकते हैं जहां पर हम एटीपी रिलेटेड रेगुलेशन कर सकें, सिट्रेट रिलेटेड रेगुलेशन कर सकें। और इस रेगुलेशन का यूज हम कहाँ करते हैं? भाई हमारी बहुत फेमस ड्रग है जो इस रेगुलेशन का यूज करती है, इंसुलिन। पूरे पाथवे का रेगुलेशन करती है इंसुलिन। और दूसरी ड्रग कुछ ऐसा बता दिया जो हाँ, दूसरी ड्रग ग्लूकागॉन और सिट्रेट और ये सब का यूज करके हम इस पाथवे को रेगुलेट करते हैं। जब कभी आपकी आईसीयू में ड्यूटी लगेगी तो आपको कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट का शुगर जो है 20 से नीचे चला गया और आपको मैनेज करना नहीं आ रहा, 20 से नीचे चला गया। आप अचानक शुगर दे देंगे तो क्या होगा? पेशेंट को आप बहुत ज्यादा बोलस नहीं दे सकते, अगर दिया तो क्या होगा बताइए? देखो ये तो मत कहना कि शुगर बढ़ जाएगी, दैट आई नो। आगे क्या होगा? देखिए, जब कभी हम ज्यादा जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, हमने देखा कि कार्डियक कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी है क्योंकि 20 शुगर है, कार्डियक एनर्जी नहीं है, उसके हार्ट में इतनी दम नहीं है कि वो पंप कर सके। ओके, एनर्जी लैक वैसे है उसको। और अगर हमने फ्लूइड ओवरलोड बढ़ा दिया, क्योंकि हम शुगर किस में देंगे? डेक्सट्रोज की फॉर्म में। फ्लूइड ओवरलोड बढ़ा दिया आपने अचानक से तो आप मारने जा रहे हो उसको। ठीक है, दूसरा, अगर आपने फ्लूइड ओवरलोड बढ़ाया और वो फ्लूइड ओवरलोड ब्रेन पर गया तो ब्रेन क्या कर जाएगा? हर्निएट कर जाएगा। नाम सुना होगा आपने, मेडुला ऑब्लोंगेटा। एनाटॉमी पढ़ते हैं आप? देखा मैं पिछले 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से देखा ना, तो 3 मान लेते हैं। तो ऐसे में अगर ब्रेन उधर से हर्निएट कर गया या पोन्स वेरुलाई बाहर आ गए विच आर रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन, है ना, पोन्स में कहीं से रेस्पिरेशन पास पे आ रहा है गुजर के और वो सबसे निचला हिस्सा है। अगर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में फंस गया या वो प्रेशर को बेयर नहीं कर सका तो ब्रेन हर्निएट कर जाएगा। इन द ब्रेन हर्निएशन इज द लास्ट कंडीशन विच वी कांट ट्रीट। हर्निएशन के बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतना प्रेशर होता है। बस फिर हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान इसको सही कर दे। तो
ऐसी सूरत में हम बहुत तेजी से शुगर नहीं दे सकते, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? जो बॉडी में ऑलरेडी शुगर है उसका यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं, समझ रहे? ऑलरेडी जो शुगर है उसका यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं, वो फैट की तरफ नहीं जाए, एनर्जी फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाए, वो जितनी है उतनी मेंटेन है, उसके बाद हम थोड़ा कम देंगे तो भी काम चलेगा। तो ऐसे करने के लिए हमें ग्लाइकोलाइसिस को क्या करना पड़ेगा? शट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसी चीजों को हम देंगे ट्रीटमेंट में जो ग्लाइकोलाइसिस को रोकती हो, और उनमें पहला एग्जांपल है ग्लूकागॉन, है ना? ग्लूकागॉन शुगर के यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करेगा और वो शुगर हमारे बॉडी में मेंटेन रहेगी। एक छोटा सा ग्लाइकोलाइसिस किसी की जान बचा सकता है अगर हमने ठीक से पढ़ा हो तो। ऐसे रटके पढ़ा हो तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप पढ़ते चले आ रहे हो। क्या कुछ कह रहे हैं आप? जान बचाएंगे? ओके। ऐसा ही एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है प्लेग्राउंड्स में। प्लेग्राउंड्स में जहाँ रविंद्र जडेजा जैसा बनना चाहे कोई कि भाई मैं आज तो फील्डिंग ऐसे करूंगा जैसे रॉकेट, तो वो अपनी बॉडी का ओवर यूज करते हैं। उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन किसी को इम्प्रेस करना है या खुद को इम्प्रेस करना है, ऐसी सूरत में वो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, है ना? ओवर एक्सरसाइज में मसल्स जो हैं वो अपनी फुल पावर में नहीं रहती हैं और उनकी जो कमांड्स हैं वो हाफ रह जाती हैं। जैसे कि बॉल को थ्रो करना है तो बॉल उठेगी नहीं तो थ्रो कैसे होगी? तो ये जब तक अपनी स्केलेटल मसल तक चलता है तब तक ओके, लेकिन ये चीज अगर अपने कार्डियक मसल्स पे आ जाए तो क्या हो सकता है? बहुत तेजी से पहुंच जाते हो आप। कार्डियक मसल लेथार्जी होने का मतलब नहीं है कि उसमें अरिथमिया ही होंगे, ठीक है ना? जो पहला सिम्टम आता है ऐसी सूरत में, पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे लगता है धरती घूम रही है ना? या मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। वैसे तो में से कोई नहीं है, लेकिन हेलो, और ऐसी सूरत में जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है सीजर्स, है ना? पेशेंट को सीजर्स आते हैं, पेशेंट गिर जाता है ग्राउंड पे, जीभ उसके दांतों के बीच में आ सकती है, ये सारे सिम्टम होते हैं। ऐसे सूरत में हमें पेशेंट को सीपीआर नहीं देना है, ठीक है ना? पहली गलती हम जो करते हैं, सीजर सीजर पेशेंट को हम सीपीआर देना शुरू करते हैं। कुछ तो क्या है, खिलाड़ी इतने ताकतवर होते हैं जो उसकी कभी नहीं टूटी उसको तोड़ देते हैं, है ना? पहले उसका पल्स चेक करें, प्यूपिल्स चेक करें, रेस्पिरेटरी चेक करें, कहीं जीभ तो बीच में नहीं आ रही, और उसको उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट करके उसको देखें कि विद इन सेकेंड्स वो कॉन्शियस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? और उसके बाद उसको शुगर की डोज दें जब वो होश में आ जाए। कुछ ऐसे समझदार है जो बेहोशी में उसको शुगर दे दें, ऐसे में वो, हाँ, आपने वो नहीं मरेगा तो आप मार दो, और ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाई। ओके, ऐसा बहुत होता है, ठीक है? तो एक छोटे छोटे एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करके, एक ग्लाइकोलाइसिस के छोटे से एप्लीकेशन यूज करके हम मेडिकली स्ट्रॉन्ग डॉक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स की। पहला स्टेप है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही है ना पहला स्टेप। यूटिलाइज किसको करना है हमें? ग्लूकोज। तो
ग्लूकोज को अगर हमें यूटिलाइज करना है और उसे हमारे साइकिल में बांधे रखना है तो क्या करना होगा? देखो, जब भी किसी को नौकरी में बांधे रखना है तो क्या करना होता है? पैसे देने होते हैं, तनख्वाह देनी होती है। तो हमारी तनख्वाह क्या है? एटीपी। तो ग्लूकोज से हम किसको जोड़ेंगे? फॉस्फेट जोड़ेंगे, है ना। जैसे ग्लूकोज को फॉस्फेट देंगे वो क्या हो जाएगा? हाँ, 6 तो उसकी नंबरिंग है, छठे नंबर पे और फॉस्फेट। तो पहली स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है वो एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज एंड और ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज और दो एंजाइम्स हैं जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं। आप पानी पी लीजिए मैडम, आपको बहुत नींद आ रही है, प्लीज। हाँ, आप यस, पानी पी लीजिए। हाँ, वाटर इज अ ब्लड थिनर और एनी थिनर। ओके, जब भी कभी आपको ज्यादा नींद आने लगे तो अल्कोहल की बजाय दारू, नहीं सॉरी, पानी पिए। तो ओके, खुल गई नींद? ओके, ये पहली क्लास है जो दारू सुनकर जगती है। ओके, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया एक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की हेल्प से। अब सवाल ये होता है कि जब एक एंजाइम से फॉस्फेट जुड़ सकता है तो दो एंजाइम की जरूरत क्यों है? एनीबॉडी? पहली बात तो बहुतों को पता ही नहीं है कि ग्लूकोकाइनेज भी है। तो जब कभी शुगर का अमाउंट छोटा होता है, कम होता है और उसको यूटिलाइज करना होता है तो हमें यूज करना होता है हेक्सोकाइनेज। क्या? हेक्सोकाइनेज। ये काम करता है किसकी तरह? हेलीकॉप्टर की तरह, है ना। कम अमाउंट है लेकिन हमें नजदीकी जाना है, लेकिन जल्दी जाना है, तो काम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। लेकिन अब हमारे पास ग्लूकोज बहुत है, उसको स्टोर में भी जाना होगा, एनर्जी मॉडिफिकेशन में भी जाना होगा। ऐसी सूरत में हम किसको यूज करेंगे? ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, तो जब अमाउंट कम हो, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो, द द एंजाइम वी यूज इज हेक्सोकाइनेज। और दूसरा वाला कौन सा है? ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोज से हमने क्या बना लिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हो गया तैयार। अब अगला काम क्या है? आइसोमराइजेशन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें क्या बनाना है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसका कारण क्या है? हाँ, ओके, ग्लूकोज में जोड़ने की क्षमता कम है तो इसलिए हमें उसका आइसोमराइजेशन करना पड़ता है, आइसोमरेज से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये आइसोमर पहली जो हमारी स्टेप थी वो एटीपी कंज्यूमिंग थी, है ना। दूसरी वाली में कुछ नहीं। तीसरी स्टेप क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाना है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है ना। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की क्या खासियत है? एटीपी कंज्यूम होता है। ओके, बताइए। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस की रेट लिमिटिंग एंजाइम है। क्या है? रेट लिमिटिंग। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और तीसरी टर्म क्या है? रेट लिमिटिंग। हमें पूरा अगर ग्लाइकोलाइसिस लिमिटेड करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, तो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, विच इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? आपको थोड़ा डीप बताऊं तो PFK1 होता है ये, जो PFK2 से रिलेटेड होता है। PFK2 साइक्लिक AMP से होता है, साइक्लिक AMP इंसुलिन से कंट्रोल होता है। तो लेकिन अब छोटा सा ये है कि PFK1 जो PFK है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलेटेड होता है, रेगुलेटेड होता है। ठीक है,
बाकी बहुत लंबा पाथवे है, पीछे तक जाएंगे हम तो काफी लंबा हो जाएगा। तो पीएफ के क्या बात है भाई, किसी को पता है? समझ में आ रहा है ना? तो पीएफ के रेट लिमिटिंग एंजाइम, ठीक है, और क्योंकि एटीपी यूटिलाइज हो रहा है तो ये क्या है, इरिवर्सिबल। पीएफ के वन इज इरिवर्सिबल, वापस नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा हटके बात करते हैं। आखिर रेट लिमिटिंग एंजाइम्स की या रेट लिमिटिंग स्टेप्स की जरूरत क्यों होती है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की जरूरत क्यों होती है? आप किसी का भी जवाब दे दीजिए, ऑलमोस्ट सेम है। रेगुलेशन, ठीक है, बीच में स्टेप रोकनी हो तो रोक सके। और मेन पर्पस क्या है? हम्म, देखिए इसका जो मेन रीजन है वो है इंटर कन्वर्जन, ठीक है। हम लोग कभी कभी कुछ चीज एक्सेस में ले लेते हैं, अगर उसको हमने इंटर कन्वर्ट नहीं किया, जिस प्रोडक्ट को हम एक्सट्रीट नहीं कर सकते वो भी हमारे पास है, एक्सट्रीट कर सकते हैं वो भी हमारे पास है। लेकिन अगर हमारे पास रेट लिमिटिंग या रिवर्सिबल रिवर्सिबल चीजें नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में जब हम एक्सरसाइज एक्सेस कर लेंगे तो जो सेल हमारी सर्वाइविंग रीजन है, जैसे ब्रेन, अगर उनका शुगर भी हम यूटिलाइज कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप में से शेयर मार्केट के बारे में कितने कितने लोगों ने सुना है? मार्केट, शेयर मार्केट, ओके। शेयर मार्केट में एक ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग, नाम सुना है? किसी ने की है? आपने की, और कोई? ऑप्शन ट्रेडिंग का एक नियम होता है जो अपने बॉडी से रेगुलेट करता है पूरा, कि उसमें हर ट्रेड के बाद अपने को एक स्टॉप लॉस लगाना होता है। क्या करना होता है? स्टॉप लॉस लगाना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया तो भी पैसा नहीं आएगा, अगर हिट नहीं किया तो हमारा पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। इट्स अ इररिवर्सिबल कंडीशन। लेकिन उसे हमसे हमें वो स्टॉप लॉस किससे बचाता है? हमें, जिसका नाम स्टॉप लॉस है वो किससे बचाएगा? एक्सेसिव लॉस से बचाता है। तो इसी तरह से ये इररिवर्सिबल कंडीशन और रिलेटिव मीडियम काम करता है। समझ में आ गई बात? ये स्टॉप लॉसेज है, मेन टारगेट इनका ये है। और हम जब पेशेंट को ड्रग दे रहे होते हैं तब भी ये इसी तरह से काम। क्या बात है बेटा? देखो मैं पूरी मेहनत से पढ़ के आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ग्लाइकोलाइसिस अब दोबारा पढ़ना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सोचता हूँ कि 250 में से अगर 200 बच्चे भी पढ़ने वाले हों, जो कि संभव है ना, तो वो 50 लोगों को संभाल सकते हैं, है ना। वो उनको कह सकते हैं भाई मेरे को पढ़ने दे दादा, जब नकल करेगा तो मैं ही तेरे काम आऊंगा, है ना? बाद में आप सब पढ़ने लग जाएंगे, मुझे पता है एमबीबीएस कोई ऐसे ही पास नहीं कर जाएगा 2-5 बच्चों को छोड़ करके। तो हम पहुंच चुके हैं कहां पर? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अगली स्टेप क्या है? अच्छा प्लीज प्लीज, तो ये 161 पे ही रहता है क्या? तो ग्लाइकोलाइसिस भी याद नहीं है? बताइए।
और कोई? किस किस में टूटता है? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ओके, बड़ा कॉन्फिडेंट है। ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ एल्डोलेज, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है, उसकी स्टेप है। बस कुछ सवाल ये इस तरह का है कि लोग कहते हैं कि जब वो DHAP और ग्लिसरेट में टूट गया तो फिर आगे क्या, मतलब DHAP का क्या होगा? हाँ, वो आइसोमरेज से इंटरकन्वर्ट होकर, तो एक ग्लूकोज जो है उससे कितने पाइरुवेट बनते हैं? 2, और इनका डिसीजन कहाँ होता है? इसी स्टेप पे, इसी स्टेप पर वो 2 पाइरुवेट बने। जिन जगहों पर DHAP यूटिलाइज हो जाता है वो आप आगे पढ़ेंगे, तो उस जगह पर वो 2 नहीं बन पाते, समझ, तब एक ही पाइरुवेट से काम चलाना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 बनाना इसलिए बताया गया कि कहीं कहीं DHAP यूटिलाइज हो जाता है ना, या कन्वर्ट नहीं होता। ऐसी सूरत में हमारे पास क्या रह जाता है? सिंगल पाइरुवेट, और ATP का क्या होता है? सबका बंटवारा हो जाता है, और 7 ATP की वजह हमें और कम ATP मिलता है। ठीक है, इसकी बात आगे करेंगे। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? पूरा नाम बोलिए। बस हो गया पूरा? भाई नाम तो पूरा बताओ। 2, 3, 4 सब खा गए? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। हाँ, अब अगले अगला क्या है? 1,3, है ना। इसमें हमें इस स्टेप में ये है एक ATP मिलेगा, है ना। सबस्ट्रेट लेवल पे हमें क्या मिलेगा? ATP, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ATP तो ADP में हो जाएगा, 3 किस में हो जाएगा? 1,3, ठीक है। उसके बाद अगला सबस्ट्रेट लेवल ATP है जो 1,3 के बाद 3, 1, 3, 3, 2, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और पाइरुवेट से, ठीक है, पाइरुवेट तक रहिए, TCA में पढ़ेंगे उसको हम। और पाइरुवेट के बाद अगर एनारोबिक में चला जाए तो लैक्टेट, है ना। द प्रेजेंस ऑफ न एंजाइम इज, तो ठीक है। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनने में एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज, क्या? पाइरुवेट काइनेज। और पाइरुवेट काइनेज भी एक ATP गिवन स्टेप है, ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स इरिवर्सिबल, ठीक है। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किससे बना है ना, PGA से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना है, उसमें एंजाइम एनोलेज। अब एनोलेज की बात करते हैं। हम जब कभी पेशेंट की शुगर चेक करनी होती है तो एक वाइल यूज करते हैं, जिसको कहते हैं, ग्रे कलर का ढक्कन होता है उसका, फ्लोराइड वाइल। क्या कहते हैं? फ्लोराइड वाइल। तो फ्लोराइड वाइल हम क्यों यूज लेते हैं? वो एनोलेज को क्या करता है? सप्रेस करता है। क्या करें? व्हाइट कलर नहीं, वाइल, वाइल, VAIL, ऐसे करता है। चलो, कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं कल परसों एक वाइवा देखा था एनाटॉमी का, वीडियो पे ही देखा था, वो बड़ा फेमस वाइवा है, साउथ इंडियन टीचर हैं वो, उससे पूछ रहे हैं ये क्या है, वो फीमर को उठा के, नहीं सॉरी, किसको,
नहीं नहीं, इलियम को उठा के बोल रहा है कि स्कैपुला है ना। और सीस्मोइड बोन को बोल, बच्चे बताते हैं आंसर इरिथमोइड बोन है। बोले ये कौन सी है? बोले होती है। तो एक बच्ची है जो इससे कुछ पूछते हैं तो वो ऐसे देखते, फिर ऐसे देखते। तो ये सब आपका हश्र होता है, कोई कोई नई बात नहीं। और एनाटॉमी में तो बहुत कॉमनली होता है। जब कभी आपसे कार्पल टनल सिंड्रोम पूछा जाता है तो आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं। सर टनल सुना है? सुना है। कहाँ है? केदारनाथ। तो बोलते हैं वापस आ भाई, एनाटॉमी के एग्जाम में चले, कुछ नया नहीं है। ओके, तो हम एनालॉइज सप्रेस करते हैं फ्लोराइड से, और वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को ब्रेक कर देती है। तो जो यूटिलाइज नहीं हो पाती शुगर जो हमने फ्लोराइड वाइल में ली है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। और हमें समय मिल जाता है, अगर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर में अगर सैंपल लिया गया है तो उसकी शुगर हमारे पास आते आते ब्रेक डाउन नहीं होगी, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी पेशेंट डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या हाईली डायबिटिक है ना। इतना मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्लेन वाइन में ले लेंगे तो हम दो ही मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या क्या? प्लेन वाइल में अगर हम सैंपल ले लेंगे तो क्या डायग्नोस कर सकते हैं बताइए? शुगर के मामले में हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं प्लेन वाइल में सैंपल लेता हूँ? कोई बताएगा? एक ही चीज डायग्नोस कर सकते हैं, मे बी पेशेंट डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, मतलब कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए कभी प्लेन वाइल में अपना सैंपल ना दीजिए, ना किसी और का प्लेन वाइल में सैंपल शुगर के मामले में लीजिए। ये बात हो गई, स्टेप्स हो गई। अब इसमें से जो मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, 3 स्टेप हैं जो इरिवर्सिबल हैं। एंजाइम कौन कौन से हैं? हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ठीक है, ये स्टेप क्या है? इरिवर्सिबल है। रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है। रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? पाथवे रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? मैंने शुरू से बताया आपको, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सिट्रेट और एटीपी। अगर एटीपी मात्रा में ज्यादा है तो वो अपने आप पाथवे कम हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, खुद शुगर कंट्रोल करती है कि पाथवे कितना तेज चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस है। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। ग्लूकोज, जिन्होंने स्टेप मिस कर दी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फेट। अब बात करते हैं हम एक जो बात रह जाती है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है? पाथवे का ये हिस्सा हमें क्या बताना चाह रहा है? जब एनारोबिक कंडीशन होती है, क्या होती है? पायरुवेट से लैक्टेट बनता है। तो एंजाइम कौन सा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो इस स्टेप पर, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाले स्टेप पर, इस वाली स्टेप पर जो हमें NADH मिला है, क्या मिला है? NADH, जिससे हमें 2.5 ATP मिलते हैं, उसका यहाँ पर क्या हो जाता है? यूटिलाइजेशन। तो वो 2.5 मिलने वाले हमें नहीं मिलते। ठीक है, एक ग्लूकोज से हमें NADH के थ्रू 5 ATP मिलते हैं और वो यहाँ यूटिलाइज हो जाते हैं। तो जो हमारे टोटल 7 ATPs हैं मिलने वाले, उनमें से 5 क्या हो जाते हैं? यूटिलाइज। तो एनारोबिक में कितने मिले? 2। एनारोबिक कंडीशन में हमें 2 ही ATP मिलते हैं, क्योंकि ये इस स्टेप पर यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, NADH के थ्रू 5 ATP, 2 सबस्ट्रेट लेवल पे। ठीक है,
ये वो स्टेप है जो एटीपी देने के बावजूद भी रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल है, वापस हो जाती है। इसमें बना नहीं रखा है लेकिन रिवर्सिबल है। सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी दे रहा है ये, लेकिन फिर भी क्या है ना, रिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल है, और वो दोनों शुरू की जो है ना, वो भी इरिवर्सिबल है। तो 3 स्टेप हैं जो इरिवर्सिबल है। इस डायग्राम में ये गलती है, दिस इज रिवर्सिबल। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो बुक्स में चेक कर लेना और मुझे पूछ लेना। ये एंजाइम्स है, शुरू से एंड तक जो 3 कलर के एंजाइम हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल है। पहला हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज। These 3 steps are irreversible. Rest all are reversible. The only step, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी किस स्टेप में मिलता है और विच इज रिवर्सिबल और नॉट। ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, आई होप ग्लाइकोलाइसिस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इन्होंने वही सब कुछ बताया है जो मैंने आपको बताया है। ये पहली, दूसरी, तीसरी स्टेप। आपकी क्लास की कंडीशन पिछली क्लास से बेहतर है। नहीं, रियल बैच तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो कोविड 12 आए थे ना, उनसे बेहतर।